नमस्कार बच्चों, कल के क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था रासायनिक बलगति पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, पूरा बता दिया गया है। आगे की यूनिट जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना अधिशोषण। बहुत छोटा सा यूनिट है। इस चैप्टर से आप लोगों से एक या दो नंबर, मुश्किल से एक नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। एक नंबर का प्रश्न इससे अवश्य पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अधिशोषण नामक यूनिट से, जो कि बहुत ही छोटी सी यूनिट है, बहुत छोटा है। और ये हम आज के क्लास में ही इसको शुरू करेंगे और आज की क्लास में ही हम आपको इसको समाप्त कर देंगे, बता देंगे अधिशोषण क्या होता है। सबसे पहले जानिए अधिशोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अधिशोषण का एक एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से जब हम इस वाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो मार्कर की इंक इस वाइट बोर्ड पर जा कर के लग जाती है और पुनः इसको हम हटाते हैं तो इसको ये आसानी से ये देखिए हट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कर की इंक इस वाइट बोर्ड के पृष्ठ पर जा कर के इंक के कण किसी न किसी तरह से चिपक गए, अर्थात लग गए, और इसको हमने हटाया तो तुरंत ये हट गए, अर्थात मार्कर की इंक इसके आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं कर पाई। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं भैया? अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अधिशोषण को परिभाषित कैसे करते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि वह प्रक्रम, जैसे मान लीजिए ये नहीं समझ में आया हो तो एक बार एग्जांपल से हम पूरा समझाते हैं। मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ पृष्ठ जो है, ये पदार्थ का जो है ये पृष्ठ है, सभी ये क्या है? इसके पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर कोई भी कण आकर के लग जाए, जुड़ जाए, कोई भी कण आकर के इस तरीके से जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो है ठोस ही हो, ये गैस ही हो, ये गैस भी हो सकता है, ये विलयन भी हो सकता है। जब कोई गैस या विलयन का कण, किसी गैस या विलयन का कण किसी ठोस पदार्थों के पृष्ठ पर या किसी पृष्ठ पर किसी न किसी माध्यम से आकर के जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की एक विशेषता, विशेष ध्यान रखिएगा कि अधिशोषण में क्या होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो इसके स्थूल भागों में, अर्थात आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करते हैं। आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं? इसके ऊपरी पृष्ठ पर आकर के लग जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। और अधिशोषण में समझिए जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? अधिशोष से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे अधिशोष कहते हैं। और जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसे क्या बोला जाता है भैया? उसे बोला जाता है अधिशोषक बोला जाता है, या सबस्ट्रेट उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अधिशोषक। क्या बोलते हैं हम? अधिशोषक बोलते हैं या सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये समझ गए, जब कोई गैस या विलयन का कण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर आकर के लग जाता है, उसके आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करता है, उसके ऊपरी पृष्ठ पर आकर के लग जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? हम अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? हम अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। और जो अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है, जो अधिशोषित होता है, जो लगता है, जो पृष्ठ पर आकर के जुड़ता है उसे अधिशोष, और जिसके पृष्ठ पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अधिशोषक की परिभाषा क्या होगी? अधिशोषण की परिभाषा क्या होगी? वह प्रक्रम लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, गैस या विलयन के कण किसी पृष्ठ पर, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर, किसी पदार्थ के
पृष्ठ पर, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। और जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं, जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं, उसे अधिशोष्य, क्या कहते हैं? उसे अधिशोष्य, उसे क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। तथा जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं, उसे अधिशोषक या सब्सट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक या सब्सट्रेट कहते हैं। सब्सट्रेट कहते हैं। मतलब हमने बताया, एग्जाम्पल भी बता दिया हमने, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। और जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसे अधिशोष, तथा जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अधिशोषक या सब्सट्रेट कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा होगा, एक शब्द आ रहा होगा, जब ये अधिशोषण है तो अधिशोषक किसे कहते हैं? अभी हम बताते हैं आप लोगों को अधिशोषक क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे आप लोगों को अधिशोषक, अवशोषण, सॉरी, जब ये अधिशोषण है तो अवशोषण क्या होता है? एक शब्द आप लोगों के जहन में आ रहा होगा दिमाग में, अवशोषण। क्या? अवशोषण। देखिए, अवशोषण किसे कहा जाता है? अवशोषण क्या होता है? मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये, ठीक है, ये कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ के पृष्ठ पर कोई भी कण आया, गैस या कोई विलयन का कण आया, तो क्या होगा? इसके पृष्ठ पर ना रुक करके इसके स्थूल भागों में, स्थूल बोले तो इसके आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? हम अवशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। अधिशोषण सिर्फ पृष्ठ पर ही होता है, पृष्ठ पर लगता है, जबकि अवशोषण पदार्थ का कण उस पदार्थ के कहाँ प्रवेश कर जाता है? आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है, आंतरिक पृष्ठ में, आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? हम अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात अवशोषण को जानना होगा तो अवशोषण हम इस तरीके से जानेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी भी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाते हैं, उसके आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवशोषण कहते हैं। बहरहाल आपको मुख्यतः यहाँ पर जानना अधिशोषण के बारे में, तो अधिशोषण हमने बता दिया और अवशोषण भी बता दिया, इसलिए क्योंकि आप कन्फ्यूजन ना हो कि अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंट होता है, दोनों एक बातें नहीं होती हैं, अलग अलग होता है। अधिशोषण उसके पृष्ठ पर ही होता है, जबकि अवशोषण उसके स्थूल भागों में होता है। अर्थात कोई भी पदार्थ का कण उसके पृष्ठ पर ना लग करके उसके आंतरिक भागों में, अर्थात उसके स्थूल भागों में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब जानना है आप लोगों को अधिशोषण के प्रकार। देखिए, पढ़ना है आपको अधिशोषण के प्रकार। हेडिंग बनाइए, अधिशोषण के प्रकार। इसको नोट कर लिए होंगे तो हेडिंग बनाइए, अधिशोषण के प्रकार। पढ़ने का तरीका हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठे, तभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तभी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और हमने ये भी बताया है कि हम क्रम वाइज पढ़ाएंगे,
एकदम क्रम वाइज पढ़ाएंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्रम वाइज से चलेंगे, क्रम रहेगा हमारा। और उस क्रम में अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग का बाकायदा नोट्स आसानी से तैयार हो जाएगा। अधिशोषण के प्रकार पढ़ना है। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बहुत छोटा टॉपिक हमने पहले बता दिया। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक भौतिक अधिशोषण, कौन सा? भौतिक अधिशोषण। और दूसरा पढ़ना है आपको रासायनिक अधिशोषण। कौन सा? रासायनिक अधिशोषण। यही पढ़ना है, हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कौन सा है भौतिक अधिशोषण। फिजिकल एडाप्शन। भौतिक अधिशोषण क्या किसे कहा जाता है? भौतिक अधिशोषण एक ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें भौतिक अधिशोषण एक ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें अधिशोष और अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल की परस्पर प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात अधिशोष और अधिशोषक के कणों के मध्य जो बंध बनता है उसे वान डेर वाल बंध कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर पदार्थ के कण अधिशोषित हो रहे हैं। तो जो अधिशोषित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अधिशोष। ये क्या है आपका? अधिशोष है। अधिशोष। ये क्या है आपका? अधिशोषक। क्या है? अधिशोषक है। ठीक है। जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल परस्पर प्रक्रिया होती है। वान डेर वाल परस्पर प्रक्रिया होने का मतलब ये कण और इस पृष्ठ के द्वारा वान डेर वाल बल बनता है। वान डेर वाल एक प्रकार का आकर्षण बल है, बताया गया होगा 11th में। वान डेर वाल बल बनता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। और भौतिक अधिशोषण में क्या होता है भैया? ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। अर्थात यह कौन सी प्रक्रिया? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। दूसरा आपको पढ़ना है रासायनिक अवशोषण। रासायनिक अवशोषण में क्या होता है कि जब बहुत सरल तरीके से जानिए, जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध बनता है। यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का रासायनिक, जैसे रासायनिक आबंध की बात करते हैं तो सहसंयोजक आबंध हुआ, सहसंयोजक आबंध हुआ या आयनिक आबंध हुआ। तो इस तरीके से कोई आबंध बनता है। कौन कौन से मध्य? अधिशोष और अधिशोषक के मध्य जब रासायनिक आबंध का निर्माण होता है तो इस प्रकार के प्रक्रम को कौन सा प्रक्रम कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण का प्रक्रम कहा जाता है। फिर से समझिए, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल बनता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध बनता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो रासायनिक अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये समझना है कि ये ऊष्माक्षेपी था तो ये भी ऊष्माक्षेपी ही होता है। मतलब कि रासायनिक अवशोषण भी कौन सी प्रक्रम है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ही होता है। बस इतना जानना था आप लोगों को अधिशोषण के प्रकार में। अब आज जानना है अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। पॉइंट बनाइए, अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। यह समझ में आ गया भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल बनता है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इसके सामने लिखिएगा रासायनिक अवशोषण के मध्य लिखिएगा। रासायनिक अवशोषण क्या होता है? अधिशोष और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध का निर्माण होता है और यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब यह प्रक्रिया होती है तो ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब अगला पढ़ना है आप लोगों को अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ।
अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ किस परिस्थिति में अधिशोषण अधिक तीव्रता से होगा? कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति रखा जाए कि अधिशोषण आसानी से संभव हो और अधिक तीव्रता से संभव हो, वही परिस्थितियाँ आप लोगों को जानना है। सबसे पहला जानना आप लोगों को ताप के बारे में। तो यदि निम्न ताप होगा, कैसा ताप होगा? निम्न ताप होगा तो अधिशोषण तीव्रता के साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक अधिशोषण, दूसरा भौतिक अधिशोषण। और दोनों अधिशोषण में हमने बताया कि ऊष्मा का उत्पादन होता है। और बताइए भैया, जहाँ पर जिस प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसको और अधिक ऊष्मा देंगे तो उसके लिए वो अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा? तो उसके लिए वो प्रतिकूल होता है। अर्थात जब हम ताप को निम्न रखते हैं तो उस प्रक्रिया के लिए वह एक प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होती है, इसलिए निम्न ताप पर अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के अधिशोषण में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। दोनों प्रकार की अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो और अधिक ऊष्मा देंगे तो उसके लिए प्रतिकूल होगा, जबकि और अधिक ऊष्मा घटाएंगे तो उसके लिए अनुकूल होगा। अर्थात निम्न ताप ही क्या होता है, उसका क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति होती है। अगला उच्च दाब। दाब में वृद्धि और ताप में कमी करने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। और यदि हम दाब में वृद्धि कर देते हैं और ताप में कमी कर देते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही दो मुख्य परिस्थितियां हैं। उच्च ताप, यहाँ पर लिख सकते हैं हम उच्च दाब। बस दो अनुकूल परिस्थिति, ताप को निम्न होना चाहिए और दाब को उच्च होना चाहिए। ये अधिशोषण की परिस्थितियाँ होती हैं, अधिशोषण के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं। ये तो आपका अब समाप्त हो गया, अधिशोषण समाप्त हो गया। अब आप लोगों को आगे पढ़ना है उत्प्रेरण के बारे में। उत्प्रेरण के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और साथ साथ में इतना विशेष ध्यान रखें कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों के पास ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।